हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन विज्ञान एवं तकनीकी एमपीपीएससी पेपर 3 पर चर्चा करेंगे। एमपीपीएससी पेपर 3 क्या है? विज्ञान एवं तकनीकी। तो आज अपन लेक्चर में क्या क्या देखेंगे, कैसे अपना लेक्चर आगे बढ़ेगा, उसकी जानकारी मैं पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे विज्ञान एवं तकनीकी का अर्थ, उसके बाद अपन देखेंगे उसका सिलेबस। यदि आपको एमपीपीएससी एक चांस में निकालना है तो आपके लिए सिलेबस इज़ द की टू सक्सेस, इसलिए फिर सिलेबस पे चर्चा करेंगे। और लोग हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्री और मेंस अलग अलग पढ़े या एक साथ पढ़े, तो मैं आज आपको समझाऊंगा कि एक साथ पढ़ना ज़रूरी है यदि आपको एक बार में सिलेक्शन चाहिए। नहीं तो आप सालों मेहनत करते ले जाएंगे, गलत डायरेक्शन में आपके सक्सेस आपसे दूर जाती जाएगी। तो मैं आज आपको बताऊंगा प्री और मेंस की तैयारी एक साथ क्यों की जाती है। फिर अपन आज जैसे एमपीपीएससी पेपर 3 में आपको मालूम होगा 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से आज अपन एक यूनिट स्टार्ट करेंगे, पहली यूनिट 9 जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है। उसमें मैं हर सिलेबस के हर पॉइंट पे चर्चा करूंगा और अपन एक एक सिलेबस की एक एक हेडिंग को उठाते हुए चलेंगे और अपनी सिनॉप्सिस एक तरीके से बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको मेंस में मदद मिले। फिर उसके बाद अपन पर्यावरण स्टार्ट करेंगे, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण के आयाम, इस तरीके से अपना लेक्चर आगे बढ़ेगा। पर्यावरण के घटक देखेंगे। फिर पर्यावरण में आपको मालूम है हाल ही में सब जगह एक ही बात चल रही है कि पर्यावरण को बचाना है। तो बचाना है मतलब कोई समस्या है, कोई चुनौती है, तो पर्यावरण की समस्या और चुनौती पे बात करेंगे। फिर उसके बाद आपको मालूम है जीवन में कभी भी समस्या है तो उसके उपाय होते हैं। ऐसे ही पर्यावरण में समस्या आ रही तो उसके उपाय होते हैं, लेकिन उसके उपाय को अपन कैटेगराइज करके देखेंगे। यदि मेंस में आप इस तरीके से कैटेगराइजेशन करेंगे उपाय का तो आपको बहुत ज़्यादा सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। कैसे? अब उपाय आपको ऐसे रटे होने चाहिए कि उपाय में अपन राष्ट्रीय उपाय देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय उपाय देखेंगे। राष्ट्रीय उपाय के अंदर अपन देखेंगे कौन कौन सी विधि है, कौन कौन से कानून है, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002। इस तरीके से अपन राष्ट्रीय में विधि नियम को देखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय के अंतर्गत अपन संस्थागत उपाय देखेंगे। संस्थागत उपाय में जैसे अपन एनजीटी के बारे में बात करेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसकी संरचना क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या है, उसके क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य करता है, हाल ही में कुछ करंट में उसके कोई डिसीजन है तो उस बारे में चर्चा करेंगे संस्थागत में। इस तरीके से अपन अन्य उपाय देखेंगे। फिर अपन अंतर्राष्ट्रीय उपायों पे बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उपाय पे, अंतर्राष्ट्रीय उपाय में कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से मेरे में से अधिकतर लोगों को यही नहीं मालूम है कि कौन से उपाय जो हैं अंतर्राष्ट्रीय उपाय, कौन से उपाय पर्यावरण से रिलेटेड है, कौन से उपाय प्रदूषण से रिलेटेड है, कौन से यूएनएफ ट्रिपल सी से रिलेटेड है। आगे अपन इस पर चर्चा करेंगे यूएनएफ ट्रिपल सी संस्था क्या है, क्या करती है, तो कौन से ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। तो अपन कोई भी पर्यावरण सम्मेलन को कहीं भी लिख के आ जाते हैं, तो इसलिए अपन को पता होनी चाहिए कौन से पर्यावरण से रिलेटेड है। जैसे आपको मालूम होगा पृथ्वी सम्मेलन 1992, उसके बाद 2012 में पृथ्वी हुआ, तो ये सब पर्यावरण से रिलेटेड है। जिसमें एसडीजी, एमडीजी आदि की चर्चा होती है वो पर्यावरण से रिलेटेड है। जबकि जो अपन क्योटो सुनते हैं, जो अपन पेरिस सुनते हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, जो यूएनएफ ट्रिपल सी करवाता है, हर साल करवाता है। तो इस तरीके से अपना लेक्चर आगे बढ़ेगा और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको यूनिट एमपीपीएससी पेपर 3 की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कवर करवा दूं, या हो सके तो पूरी यूनिट ही कवर करा दूं। 10 यूनिट है लगभग और 10 को करा दूं। अभी अपन सिलेबस पे चर्चा करेंगे हर चीज़ पे। तो इस तरीके से आज अपना लेक्चर आगे बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप में मेरे में से अधिकतर 90% लोगों को यही नहीं मालूम होगा विज्ञान एवं तकनीक का अर्थ क्या होता है। अपन पहले बात करेंगे कि इस सब्जेक्ट का अर्थ क्यों है, ये सब्जेक्ट जो विज्ञान एवं तकनीकी है इसका अर्थ क्या है, इसको अपने सिलेबस में क्यों डाला गया है, इसको अपने सिलेबस में क्यों डाला गया। अधिकतर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि विज्ञान एवं तकनीक हमें क्यों पढ़ना है, हमें तो जाके अधिकारी बनना है, समाज सेवा करना है, समाज के कार्य करना है, लोक कल्याण करना है, तो विज्ञान और तकनीक की जरूरत क्यों है। तो मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट का अर्थ क्या है, और इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका अर्थ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो विज्ञान एवं तकनीक का अर्थ क्या है। यदि मैं बता रहा हूँ 90% लोगों को इसका अर्थ ही नहीं पता होगा। यदि मैं आपसे पूछूं एक शब्द में विज्ञान क्या होता है और एक शब्द में तकनीक क्या होता है, कोई नहीं बता पाएगा। तो देखिए, विज्ञान एक सैद्धांतिक पक्ष है, विज्ञान एक सैद्धांतिक पक्ष है, जबकि तकनीक उसका क्या है, व्यवहारिक पक्ष है। जैसे अपन पढ़ते हैं कि अर्थ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमी, आपका एक सब्जेक्ट इकोनॉमी आप जानते होंगे, उसमें अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। अर्थशास्त्र एक सैद्धांतिक पक्ष है जबकि अर्थव्यवस्था एक व्यवहारिक पक्ष है। अर्थशास्त्र में अपन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और वो इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट है, उत्पादन, वितरण, डिमांड, सप्लाई, ये सब जब जिस जगह पे हो रहे होते हैं उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी तरीके से विज्ञान का एक सैद्धांतिक पक्ष है जिसमें अपन चीजें सीखना, जानने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, और जब जो चीज अपन ने लर्न की है उसको अपन जब व्यवहारिक रूप में उपयोग करते हैं या उसका अप्लाइड पार्ट होता है उसको तकनीक कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 3 एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूं विज्ञान क्या होता है और तकनीक क्या होता है। पहली चीज,
जैसे आपको मालूम है कि भारत में बहुत सारी क्या है, जनजातियां हैं। जैसे कि आपको मालूम है भारत में क्या है, बहुत सारी जनजातियां हैं। आपको मालूम है उड़ीसा में बहुत सारी जनजाति है, मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजाति है, ऐसे भारत के विभिन्न क्षेत्र में बहुत सारी जनजातियां रहती हैं। अब आपको मालूम है बहुत सालों से वो एक जगह पे रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जंगलों में रह रहे हैं, तो वहाँ उनको क्या होता है, जंगलों में रहते रहते अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनको बहुत सारी जड़ी बूटी, औषधि, दवाइयों का ज्ञान हो जाता है, जिसको अपन उनका ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं, परंपरागत ज्ञान। तो अपन गए, फॉर एग्जाम्पल अपन गए उन जनजाति से, अपन ने वो दवा बनानी सीख ली। कौन सी दवा बनानी, जो किसी बीमारी का इलाज करती है। मान लीजिए एक दवा बनानी अपन ने सीख ली, अब अपन उनसे सीख के आ गए, अपन लोग आ गए, अपन ने उस प्रोसेस के माध्यम से जो अपन उनसे सीख के आए, जो अपन ने ज्ञान अर्जित किया, ज्ञान अर्जित किया मतलब उनसे अपन ने जो विज्ञान लिया दवाई बनाने का, और अपन आए और अपन ने एक दवाई बना दी, एक कैप्सूल बना दिया, तो उसको कहते हैं तकनीक। मान लीजिए एक दवाई बनी जो मलेरिया के इलाज की है, फॉर एग्जाम्पल आपने वो दवाई बना दी, अब मार्केट में बिक रही है, लोग खा रहे हैं और मलेरिया का इलाज हो रहा है, लोगों का संवर्धन हो रहा है, तो उसे तकनीक कहा जाता है। तो विज्ञान क्या हुआ, जानना, ज्ञान या सीखना। अपन जनजाति के पास गए, अपन ने उनसे दवाई बनाना सीखा, वो विज्ञान था। और विज्ञान को एक शब्द में बताना हो तो एक सैद्धांतिक पक्ष है। किसी भी चीज का व्यवस्थित अध्ययन, किसी भी चीज का व्यवस्थित अध्ययन, उसको विज्ञान कहा जाता है। और उस अध्ययन के माध्यम से वो चीज बना देना, जैसे अपन ने दवाई बनाने का ज्ञान लिया और दवाई बना दी, कैप्सूल बना दिया, तो वो तकनीक है। तो पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जनजाति से अपन ने ज्ञान अर्जित किया और अपन ने मान लो कैप्सूल बना दिया, मान लीजिए कैप्सूल बना दिया जाए, तो ज्ञान अर्जित करने को कहा जाता है विज्ञान, ज्ञान जानना या सीखना, और कैप्सूल बना देने को कहा जाता है तकनीक। क्यों तकनीक कहा जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानव के संवर्धन का कार्य करेगी, मानव के संवर्धन का कार्य करेगी ना, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखेगी, आपको कोई बीमारी हो जाएगी तो उसका इलाज करेगी। इसी तरीके से देखिए दूसरा एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक रॉकेट होता है, रॉकेट इसरो डीआरडीओ रॉकेट का यूज करते हैं ना, एक रॉकेट होता है। रॉकेट को बनाने की विधि आपने जानी, आप गए, आपने फिजिक्स के कई सिद्धांत समझे, अन्य सिद्धांत समझे, और आपने रॉकेट बनाने की विधि जान ली। तो जो रॉकेट बनाने की विधि आपने लर्न की, जानी, उसको विज्ञान कहा जाता है। और मान लीजिए आपने एक रॉकेट बना दिया, उसको तकनीक कहा जाता है। और रॉकेट भी क्या करता है, आपकी देश की सुरक्षा के लिए काम आता है, बहुत सारी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए काम आता है। तो इस तरीके से रॉकेट आपने बनाना सीखा तो वो विज्ञान है, और जब रॉकेट बना लिया तो वो तकनीक है। चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है सोलर ऊर्जा का, सोलर एनर्जी का। तो आपको मालूम है कि आपके छत पे क्या किया जाता है, एक सोलर पैनल लगाई जाती है, एक उपकरण होता है सोलर पैनल, जिसपे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और वो आपको क्या कर देता है, उस सूर्य की किरणों को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में, और आपके घर में बिजली आ जाती है। तो जो उपकरण बनाया आपने, तो वो उपकरण बनाने के लिए पहले आपने सीखा होगा कि सोलर पैनल बनते कैसे, तो वो कैसे बनते हैं ये सीखना क्या है, विज्ञान। व्यवस्थित तरीके से किसी चीज का अध्ययन विज्ञान है। लेकिन जब आपने सोलर पैनल बना लिया तो वो क्या है, तकनीक। और क्या करता है सोलर पैनल, आपको बिजली देता है, तो मानव के संवर्धन का कार्य करता है। ऐसे ही इसी विज्ञान तकनीक का आतंकवादी अलग गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जबकि विज्ञान तकनीक का उपयोग कैसे होना चाहिए, सकारात्मक नजरिए से, उन्हें मानव के उत्थान के लिए होनी चाहिए तकनीक। लेकिन आज उसका गलत उपयोग भी हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको पहले समझाने की कोशिश की विज्ञान क्या होता है और तकनीक क्या होता है। तो विज्ञान क्या है, सैद्धांतिक पक्ष है, तकनीक क्या है, उसका व्यवहारिक पक्ष है। तो पहले मैंने आपको सब्जेक्ट का अर्थ बताया। अब आप में से कई लोग ये क्वेश्चन करेंगे मुझसे कि ये सब्जेक्ट अपन को पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ना क्यों जरूरी है। तो मैं बताना चाहूंगा ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते कि ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है। चलिए तो अपन देखते हैं कि विज्ञान एवं तकनीक, जैसे मैंने आपको बताया विज्ञान का क्या अर्थ है, सैद्धांतिक पक्ष है, तकनीक का क्या अर्थ है, उस सैद्धांतिक पक्ष का व्यवहारिक पक्ष है। एक और बार मैं आपको सिंपल एग्जाम, बिल्कुल सरल एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप मेरे पास आए, मैंने आपको एक टेबल, आपके घर में टेबल होगी, चेयर होगी, तो मैंने मान लीजिए आपको एक टेबल बनाने की
विधि बताई। मैंने आपको टेबल बनाने की विधि क्या बताई कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया व्यवस्थित तरीके से, जो कि विज्ञान होता है। और आपने मेरे से क्या किया, ज्ञान लिया, काय का टेबल बनाने का ज्ञान। जैसे मैंने आपको बताया पहले लकड़ी काट के लिए आइए, फिर उसको जोड़िए, फिर उस पर कलर कर दिए। इस तरीके से मैंने व्यवस्थित तरीके से आपको ये बताया कि एक टेबल कैसे बनता है। तो आप आए मेरे पास, टेबल बनाने की विधि सीखी, तो वो आपने ज्ञान अर्जित किया, विज्ञान व्यवस्थित तरीके से। फिर आप घर गए, आपने टेबल बना लिया, तो वो टेबल बना लिया, वो तकनीक कहलाती है, जो मानव के संवर्धन का काम करेगा। मानव टेबल पे बैठ के पढ़ता है, टेबल पे बैठ के खाना खाता है, तो इस तरीके से वो मानव के संवर्धन का कार्य करेगा। तो ये सरल शब्दों में आपको मैंने बताया विज्ञान क्या और तकनीक क्या है। तो और आप शब्द तोड़ के भी देख सकते हैं, विज्ञान को यदि तोड़ेंगे तो ज्ञान अर्जित करना, और उसी ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष क्या है, तकनीक। तो चलिए अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सब्जेक्ट अपन को पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि समझ लीजिए ये जो तकनीक शब्द है, ये तकनीक, यही आज किसी भी देश के विकास की, समाज के विकास की, आपके विकास की कुंजी है, कुंजी की है। कैसे? तकनीक को एक शब्द में पूछे आप क्या है, तो तकनीक मानव के विकास का रथ है। जो देश तकनीक में आगे निकलेगा वो विकास में आगे निकलेगा, जो तकनीक में पीछे रह जाएगा वो विकास नहीं कर पाएगा। कैसे? देखिए आप अपने सब्जेक्ट को देखिए, आपके 6 पेपर होते हैं मेंस में, एक पेपर उसमें से पॉलिटी है, पॉलिटी शासन, पॉलिटी राज व्यवस्था। तो इसमें आप एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं पॉलिटी में, ई गवर्नेंस। काय की बात करते हैं? ई गवर्नेंस। आप बोलते हैं ना कि हमें देश में ई गवर्नेंस लाना। ई गवर्नेंस क्या होगा? इससे आपके देश में भ्रष्टाचार कम होगा, पारदर्शिता होगी, मानव के लिए जो भी सेवाएं वो सुलभ तरीके से उपलब्ध हो पाएंगी। तो आप पॉलिटी में ई गवर्नेंस की बात करते हैं। और ई गवर्नेंस के क्या लगेगा? इंटरनेट लगेगा, सारे ऑफिसों को डिजिटल रूप में जोड़ना पड़ेगा, कंप्यूटर लगेंगे। ये सब क्या है? कंप्यूटर, डिजिटल रूप से जोड़ना, नेटवर्क, ये सब क्या है? तकनीक। ये सब क्या है? तकनीक। इसलिए पॉलिटी में भी ई गवर्नेंस लाना, ये तो मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो पॉलिटी में आपको ई गवर्नेंस लाना है तो क्या लगेगा? तकनीक लगेगा। आपका एक सब्जेक्ट है इकोनॉमी। आपको पता है कि पहले क्या होता था, बहुत सारे लेबर होते थे, मजदूर होते थे, जो कार्य करते थे, सामान बनाते थे और उनको अपन बेच देते थे। लेकिन अब आपको पता है कि 1000 या 10,000 मजदूर का काम एक मशीन कर सकती है। मशीन क्या है? मशीन तकनीक है। जैसे आपने 3 इडियट्स पिक्चर में देखा होगा, आमिर खान साहब ने तकनीक का एग्जाम्पल दिया था, यदि आपको याद हो। तो आपको इकोनॉमी में भी प्रोडक्शन बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन, तो उसके लिए आपको लगेंगी मशीनें। मशीन क्या होती है? एक तकनीक होती है। एक मशीन क्या होती है? तकनीक होती है। अब मान लीजिए आपको उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन बढ़ाने से क्या होगा? आपकी जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, आपके यहाँ रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, आपके देश का विकास होगा, उत्थान होगा, इस तरीके से। तो इकोनॉमी में भी कुछ भी करना है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अब एनवायरनमेंट, अब देखिए अपना विज्ञान एवं तकनीक में अपनी यूनिट 9 जैसे पर्यावरण है, आपने देखा होगा 8, 9, 10। 8 है जल संरक्षण, जल से रिलेटेड, 9 है पर्यावरण से रिलेटेड, और 10 है आपकी भूगोल में भी जोड़ सकते हैं और पर्यावरण में भी जोड़ सकते हैं, भूगर्भ शास्त्र से रिलेटेड। तो अभी मैं सिलेबस पे एक एक करके चर्चा करूंगा आराम से, विस्तार से, क्योंकि सिलेबस ही है जो आपको पास करा सकता है। नहीं तो सन के नीचे, सूरज के नीचे सब जीएस है। और कितना पढ़ेंगे आप? आपको 6 पेपर लिखने पड़ते हैं, उसमें कुछ 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर लिखने पड़ते हैं। मिनट कितने रहते हैं आपके? 3 मार्कर लिखने के 1 मिनट, उसको लिखने के लिए कुछ मिनट, और 11 मार्कर को लिखने के लिए कुछ मिनट। तो इससे आप जितना शॉर्ट में और सिलेबस के अंदर रहते हुए पढ़ेंगे, आपकी सक्सेस उतनी अच्छी होगी। तो आप देखिए अपन क्या पढ़ रहे थे, क्यों जरूरी है। तो पॉलिटी में ई गवर्नेंस लाना हो, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ाना हो, और एनवायरनमेंट में जैसे मान लीजिए आज आपने एक शब्द सुना होगा कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल होना है। अब कार्बन न्यूट्रल क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे, आपने नाश्ता किया, आपने अपनी गाड़ी निकाली, गाड़ी में क्या डलता है? ईंधन। ईंधन डलता है, पेट्रोल। आप गए, कॉलेज हुआ है तो ईंधन जला, उससे क्या हुआ? CO2 निकला। जैसे आपका खाना बना तो उससे CO2 निकला, ईंधन जला तो उससे CO2 निकला। तो मान लीजिए आपने एक दिन में, छोटे लेवल पे बता रहा हूँ, सरल एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, आपने एक दिन में, एक साल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, आपने एक साल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, उसको कैलकुलेट कर लिया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने जितना भी निकाला, अब उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड को यदि अपन खींच लें, जो पर्यावरण है, आपको पता होगा पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की यदि मात्रा बढ़ जा रही है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और आज पूरा देश, विश्व इसी घटना से ग्रसित है, इसी घटना को झेल रहा है। तो मान लीजिए आपने जितना कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, उतना आपके पास कोई विधि हो, कोई यंत्र हो, कोई उपकरण हो, जिसके माध्यम से आप वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड खींच लें। मान लीजिए 10 निकाला और 10 ही खींच लिया, तो 10 - 10 क्या हुआ? 0। और 0 क्या हुआ? ये कार्बन न्यूट्रल हो गया। आप कार्बन न्यूट्रल, जितना निकाला उतना खींच लिया। तो अब हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल होना है। तो अब आपको क्या लगता है, कार्बन न्यूट्रल होने के लिए आपको क्या लगेगा? तकनीक।
तकनीक, तो एनवायरनमेंट में भी क्या लगेगी? तकनीक। इस तरीके से अन्य जितने क्षेत्र हैं, आज आपकी जो मशीन, आपकी गाड़ी है वो एक तकनीक है, आपके आसपास जो मोबाइल है वो एक तकनीक है, आपके घर का कंप्यूटर एक तकनीक है, तो हर चीज़ तकनीक है। आज अपन तकनीक से घिरे हुए हैं। इसी तरीके से ये एक एग्जाम्पल था कि तकनीक जो है मानव के विकास का रथ है, और आपको जाना है शासन में। आपको शासन में जाके क्या करना है? लोक कल्याण। तो आपको अपने शासन में हर क्षेत्र में काय की जरूरत पड़ेगी? तकनीक की जरूरत पड़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कब पहुंच पाएंगे? जब आपके पास तकनीक होगी। आज डिजिटल बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट आ गया वो एक तकनीक है। आज ऑनलाइन एजुकेशन क्या है? एक तकनीक है, जिसके माध्यम से अपन दूर दूर तक क्षेत्रों तक पहुंच गए। इसी तरीके से अपन शासन में जाएंगे तो अपन को क्या करना है? ई गवर्नेंस लाना है, तो इसके लिए क्या लगेगी? तकनीक। हर जगह तकनीक है। तो समझ लीजिए तकनीक मानव के विकास का रथ है, और आपको ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट, पहली बात तो एमपीपीएससी का पेपर 3 टफ भी है। उसके बाद दूसरी चीज़, ये आपको सरलता से समझ आएगा, क्योंकि आज आप हर जगह यही चीज़ पढ़ते हैं। जैसे आप सुबह उठे तो आपने पेपर पढ़ा कि इसरो ने ये वाली मंगलयान मिशन लॉन्च कर दिया, फॉर एग्जांपल कुछ भी, तो उसमें आपको वो एक तकनीक ही तो है, क्योंकि इसरो ने रिसर्च किया, विज्ञान ज्ञान अर्जित किया, और उसको बना के तकनीक में बदल के अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। तो इसलिए आपको क्या करना है? तकनीक अच्छे से पढ़ना है। और आप और हम क्या है? अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो अपन जब सुबह पेपर पढ़े या कोई न्यूज़ पढ़े तो अपना नज़रिया अलग होना चाहिए। कैसे? मैं आपको अब सिलेबस में बताने की कोशिश करता हूं। तो आई होप आप समझोगे विज्ञान और तकनीक पेपर का अर्थ क्या है, इस शब्द का क्या अर्थ है। किसी से भी पूछ लेना आप, विज्ञान और तकनीक शब्द का अर्थ बताने में सबको कठिनाई आती है। तो विज्ञान और तकनीक का अर्थ क्या है, उसके बाद मैंने आपको बताया पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अधिकतर बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि ये पेपर पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़े हम ये पेपर को। तो मैंने आपको बताया क्यों पढ़ना ज़रूरी है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ दूसरी चीज़ की तरफ, जो अपने आज लेक्चर का दूसरा पॉइंट है, सिलेबस। किसकी तरफ बढ़ रहा हूँ? सिलेबस की तरफ। अब अपन बात कर रहे हैं सिलेबस पे। अपन ने पहले क्या निपटाया? विज्ञान का क्या अर्थ होता है और तकनीक का क्या अर्थ होता है, सैद्धांतिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष। फिर मैंने आपको बताया सब्जेक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि तकनीक मानव के विकास का रथ है। चलिए अब अपन क्या पे चर्चा कर रहे हैं? सिलेबस पे। दोस्तों देखिए, सिलेबस जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी पेपर को निकालने के लिए। किसी भी पेपर का सिलेबस बहुत जरूरी होता है निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जीएस, सूरज के नीचे, अंडर द सन सब कुछ जीएस है। आप क्या क्या याद रखेंगे? और आपको मालूम है वहाँ पे आपको 6 पेपर देने हैं, और आपको वहाँ पे 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर लिखने हैं। और कितने मिनट मिलते हैं? इसके लिए 1 मिनट मिलेगा। इसके लिए कितने मिनट मान लीजिए? 3 या 4 मिनट। और इसके लिए कितने मिनट मान लीजिए? 11 मिनट मान लीजिए। तो इस तरीके से आपको इतना सब पढ़ के जाना है, दिमाग में रखना, और वहाँ एक्सिक्यूट भी करना है। कई लोग पढ़ लेते एक्सिक्यूट नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको सिलेबस के जाना है, सिलेबस की हेडिंग टू हेडिंग जाना है। सिलेबस से आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट की बाउंड्री कितनी है, मतलब आपको कितनी बाउंड्री तक पढ़नी है चीज़ें। नहीं तो यदि आप सिलेबस के बिना पढ़ेंगे तो आप सिर्फ एक यूनिट पे ही पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको सफलता नहीं दिलाएगी, आप सफलता से दूर हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या है? सिलेबस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अपने पास सिलेबस हमेशा रखता हूँ, इसी तरीके से आपको भी सिलेबस रखना बहुत ज़रूरी है। 5 से 6 कॉपी निकालिए, अपने पास रखिए, रोज़ उसको पढ़िए, उससे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कीजिए, थॉरो कीजिए कि आपको पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है। जैसे आपने न्यूज़ पढ़ी कि अभी COP26 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लिखना कहाँ पे। जब आपको पता होगा कहाँ लिखना है तभी तो आपकी न्यूज़ कोई काम की है, नहीं तो आपके क्या काम किए। अब आप जैसे मालूम है आपको कि मेंस के सिलेबस में जो आपकी 8, 9, 10 यूनिट है वो पर्यावरण या भूगोल से रिलेटेड है। वो पर्यावरण या भूगोल किसी से भी बोल सकते हैं, लेकिन पर्यावरण से रिलेटेड है बेसिकली। 9 जो है आपकी पर्यावरण है। अब पर्यावरण के अंदर आती है एक समस्या वाला चैप्टर। अब समस्या में आपको मालूम है कि पर्यावरण में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं हाल ही में। तो जब आप उसके, जैसे मैंने पिछले वीडियो में या पिछले उसमें बताया कि आपको पर्यावरण के जो उपाय हैं उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय उपाय में आपको लिखना है कि COP26 जो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2070 तक न्यूट्रल होने बोला है ना, तो ये आप पर्यावरण आपके सिलेबस की यूनिट 9 में पर्यावरण उपाय के अंदर आ जाएगा। COP26 में 2070 तक न्यूट्रल होने की बात की है उपाय में। तो इस तरीके से जब आपकी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आपकी रोज न्यूज़ काम आएगी। तो आपको एक डायरी बनानी चाहिए, आपको जो भी न्यूज़ पढ़े उसको लिखना चाहिए कि आप सिलेबस के किस चैप्टर के किस टॉपिक के अंदर उसका उपयोग करेंगे। इस तरीके से यदि आपने तैयारी की, अपने नोट्स बनाए, तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दोस्तों मैंने 2019 का मेंस दिया है, अभी हाल ही में मेरे 78 मार्क्स आ रहे हैं, तो इस बार भी हो सकता है मैं मेंस लिखूं, संभावना है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। चलिए, सिलेबस इज द की टू सक्सेस, याद कर लीजिए, मैं आपको ये रटा दूंगा, ये आपको बहुत जरूरी है, आपको इसकी कॉपी रखनी है। चलिए तो देखिए, अब मेरे कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रीलिम्स मेंस अलग अलग पढ़े कि एक साथ पढ़े। तो आप किसी भी टॉपर का वीडियो देख लीजिए,
जो आप लोग तो सक्सेसफुल कैंडिडेट को ज़्यादा मानते हैं ना, किसी भी टॉपर का वीडियो देख लीजिए, वो आपको बोलेगा कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि आपको क्या पढ़ना है। नहीं तो आप पढ़ते रह जाएंगे गलत डायरेक्शन में, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। और मैं आपको दूसरा रीजन भी बताऊंगा कि सिलेबस में मेंस पढ़ना ही जरूरी है, क्योंकि मेंस से प्री कहीं ना कहीं अपने आप सद जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे ये पेपर, ये डिकोडिंग मैंने खुद की है, आप भी इसको ऐसी डिकोडिंग करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या पढ़ना है। नहीं तो प्रीलिम्स पढ़ते रह जाएंगे, जबकि मार्क्स मेंस और इंटरव्यू के जुड़ते हैं, उससे आपको पोस्ट मिलेगी। प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाई है। और आप देखिए मेंस से प्रीलिम्स कैसे तैयार होता है। ये देखिए मैंने डिकोडिंग की है, आप खुद जाइए और सिलेबस को देखिए कि प्रीलिम्स में आपने देखा होगा यूनिट 7 क्या है, विज्ञान एवं पर्यावरण, और यूनिट 9 क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और अब आप देखिए आपकी मेंस की 10 यूनिट मैंने कैसे डिकोड की है। मेंस में शुरू के 3 चैप्टर, पहला क्या है फिजिक्स भौतिकी, दूसरा क्या है केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, और तीसरा क्या है बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो आपको मालूम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो काय में आ गया, विज्ञान। और आप देखिए आपकी यूनिट 7 क्या दी हुई है, विज्ञान एवं पर्यावरण, विज्ञान हो गया। अब आप देखिए उसके विज्ञान में पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है, आपके पास सिलेबस हो तो विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। आप देखिए विज्ञान के मौलिक सिद्धांत क्या होता है। जैसे मान लीजिए अपन लोग एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, मतलब कोशिश तो कर रहे हैं, संभावना तो है बन सकते हैं। अब आप जब सुबह पेपर पढ़ें तो आपका देखने का नजरिया कैसा होना चाहिए, एक अधिकारी वाला होना चाहिए। नॉर्मल लोग जैसे न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़ना है। आप देखिए विज्ञान के मौलिक सिद्धांत में क्या, जैसे आपको मालूम है कि इसरो ने अभी एक रॉकेट लॉन्च किया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। अब आपको पता होना चाहिए कि रॉकेट जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है, न्यूटन के तीसरे नियम पे काम करता है। तो देखिए आपके विज्ञान का मौलिक सिद्धांत का एक टॉपिक कवर हो गया कि रॉकेट तीसरे नियम पे काम करता है। तो इस तरीके से आपको नजरिया रखना है। जैसे न्यूटन बाबा, जो अपने न्यूटन बाबा थे, उनने देखा कि सेब जो है वो नीचे गिर रहा है, सेब नीचे गिर रहा है। जब आप ऊपर से कोई चीज फेंकते तो वो नीचे क्यों गिरती है, न्यूटन बाबा ने सोचा सेब ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो अब इसके लिए आपको विज्ञान का मौलिक सिद्धांत पता होना चाहिए कि पृथ्वी सब चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो आपके सिलेबस में लिखा है कि आपको सिलेबस के सब टॉपिक की सामान्य समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आयोग आपको बुलाएगा और बोलेगा रॉकेट बनाइए, नहीं, उसने कभी नहीं बोला। उसने ये बोला है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। आपसे देख लीजिए कई पेपरों में ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, तो न्यूटन के तीसरे नियम पे हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो इस तरीके से आपको देखना है। तो अब आप देखिए यहाँ विज्ञान के मौलिक सिद्धांत है, और आपके विज्ञान में भौतिकी में एक शब्द लिखा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल। अब आपको मालूम है पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो इस तरीके से अब आप देखिए, आप बोलते प्रीलिम्स मेंस अलग अलग है, कहाँ अलग अलग है। यहाँ फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण बल लिखा है और यहाँ विज्ञान के मौलिक सिद्धांत लिखे, और विज्ञान का एक मौलिक सिद्धांत ही गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि होता है F=G m1m2/r², है ना दोस्तों। तो इस बारे में अपन डिस्कस करेंगे बिल्कुल। अपन पहले यूनिट 9 उठाएंगे पर्यावरण, एक एक यूनिट करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो आपको सिलेबस इस तरीके से पता होना चाहिए, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। COP26 आपको कहाँ पे लिखना है, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत खुद ही मेंस में दी हुए। यदि आप बताइए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तकनीक पर्यावरण और भूगोल ये सब पढ़ेंगे तो यहाँ तो आपका अपने आप कवर हो रहा है। देखिए यूनिट 7 में लिखा विज्ञान एवं पर्यावरण, और आप यहाँ देखिए मेंस में 8, 9 और 10 पर्यावरण से रिलेटेड है, विज्ञान 1, 2, 3 विज्ञान से रिलेटेड है, हो गया विज्ञान और पर्यावरण कवर। अब ऐसे ही देखिए आपकी यूनिट 9 ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसी में आपका कंप्यूटर दिया है, इसी में रोबोटिक्स, इसी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सब दिए। और आप देखिए ये तकनीक चैप्टर में, मेंस में तकनीक चैप्टर में 4th आपका कंप्यूटर है, और 7th आपका कैसे रिलेटेड है, 7th आपका रिलेटेड है वैज्ञानिकों की उपलब्धि। उसी के अंदर देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता लिखा है, उसी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लिखे, उसी में रोबोटिक्स लिखा है। तो इस तरीके से प्री मेंस अलग नहीं है दोस्तों, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है। और मैंने आपको बताया विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। अब सब लोग विज्ञान से डरते हैं, डरने की क्या जरूरत है। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो क्या आप राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ बचपन से खेले हुए हैं क्या, अपन लोग बचपन से खेल रहे थे क्या, नहीं, वो भी सीख लिए, तो अपन ये भी सीख लेंगे। बस देखने का नजरिया है। अब जैसे मैंने आपको बताया रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, ये देखने का नजरिया, आपको पता होना चाहिए रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। आपको कोई बनाने नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ सिद्धांत पता होना चाहिए कि न्यूटन के तीसरे नियम पे। अब न्यूटन का तीसरा नियम मान लीजिए कैसे याद करना है, मैं ऐसे ही सरल एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जैसे अपन हंसी मजाक में याद कर ले न्यूटन का तीसरा नियम। देखिए जैसे आप रोड पे जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी में, आप देखते कि रोड में लड़ाई हो गई। अपन लोगों को लड़ाई देखने में बेहतरीन मजा आता है, क्योंकि अपना तो काम ही वही है लड़ाई देखना। तो अपन ने देखा दो लोगों की लड़ाई हुई, एक आदमी ने एक को कंटाप मारा, है ना, चाटा, इसने पलट के उसको चाटा मारा, तो आप तुरंत अपने दोस्त को बोले देख रहे हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो ये ऐसे ही मजाक के तौर पे याद कर लिया। तो इस तरीके से आपका नजरिया कैसा होना चाहिए। तो चलिए अपन सिलेबस पे बात करते हैं। आपको पास होना तो सिलेबस की आप किसी भी जानकार समझदार व्यक्ति से चाहे तो पूछ सकते हैं। तो अब आप देखिए
तो प्रीलिम्स में देख लीजिए, मेंस के 10 यूनिट है, पहली यूनिट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसको मैंने विज्ञान में बांट दिया। तकनीक को चौथी और सातवीं भी रख लिया। इसमें कंप्यूटर है, इसमें वैज्ञानिकों की उपलब्धि वगैरह है, इसमें और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। फिर पर्यावरण और भूगोल किसी में भी रख सकते हैं। 8 9 तो वैसे पर्यावरण में रखें या भूगोल में रखें। 8 जो है जल से रिलेटेड, 9 तो पर्यावरण है तो पर्यावरण, और 10 आपकी भूगर्भ शास्त्र है, भूगोल से रिलेटेड भी बोल सकते हैं और पर्यावरण से। तो आप देखिए मेंस प्रीलिम्स अलग नहीं है, एक ही चीज है, एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो आपको इस पर बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इस तरीके से मैंने आपको सिलेबस की चर्चा की। अब अपन पहली यूनिट उठा रहे हैं, यूनिट 9 पढ़ रहे हैं पर्यावरण की, एक एक हेडिंग में बढ़ेंगे और जैसे जैसे जो जो यूनिट उठाएंगे उधर पे अपन सिलेबस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप मेरे पास पढ़िए चाहे दुनिया में कहीं भी पढ़िए, सिलेबस समझने की कोशिश कीजिए। और अपने टीचर यदि पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं पढ़ रहे तो पूछिए, मुझे सिलेबस पूरा समझाइए, मुझे बताइए कि न्यूज़ का उपयोग कहाँ करना है, मुझे बताइए कि प्रीलिम्स और मेंस कैसे एक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप करेंगे तो आपकी समझ विकसित होगी। और मेंस वाला विद्यार्थी प्रीलिम्स आसानी से निकाल देता। आपने सुना होगा एक बात कि हर कोई बोलता है कि मेंस वालों का प्रीलिम्स हर बार निकलता है, क्यों? क्योंकि उनकी समझ विकसित हो जाती है, फिर वो आसानी से क्या होता है, प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था, मान लीजिए कि जो है पवन चक्की जो है, अभी लेटेस्ट में इसी बार वाले प्रीलिम्स में आया था कि पवन चक्की है वो कहाँ लगाने की संभावना ज़्यादा है। तो उसमें गुजरात और तमिलनाडु आंसर था। अब क्यों आंसर था कि अपने को मेंस में तैयारी में पता चल जाता है कि यहाँ एक हवा चलती है, एक समुद्री पवने और एक स्थली पवने, जिसको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कहते हैं। तो जब 12 घंटे वो, मतलब कुछ घंटे वो चलेगी, वो कुछ घंटे वो चलेगी, तो उससे आपकी पवन चक्की घूमेगी, और पवन चक्की घूमेगी तो पवन ऊर्जा बनेगी। इसलिए इसका आंसर ये है, संभावना इसकी इधर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हवा नहीं चलती है। वैसे तो और तटी राज्य पे भी चलती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेंस वाले की समझ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो 3 4 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर लेता है और आसानी से प्रीलिम्स निकाल देता है। तो ये अपनी हो गई सिलेबस पे चर्चा। अभी इस पे आगे पूरे लेक्चर आप देखते चलिए, सिलेबस पे चर्चा होती रहेगी, तैयारी होती रहेगी, आप पास हो जाएंगे, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपनी यूनिट 9 का पहला टॉपिक उठाते हैं कि पर्यावरण क्या है। चलिए, तो चलिए आइए देखते हैं अपन क्या पढ़ रहे हैं। एमपीपीएससी पेपर 3 पढ़ रहे हैं। पेपर 3 जो कि विज्ञान एवं तकनीक है। ये आपको कहाँ काम आएगा, प्रीलिम्स में यूनिट 7 9 में काम आएगा, आपको मेंस की यूनिट 8 9 10, पहले अपन 9 यूनिट उठा रहे हैं, 9 यूनिट में काम आएगा। जितने भी अन्य पेपर होते हैं जहाँ जहाँ पर्यावरण है वहाँ भी काम आएगा। फॉरेस्ट में काम आएगा, फॉरेस्ट मेंस में काम आएगा। अन्य जितने पेपर हैं जहाँ पर्यावरण काम आएगा, और सामान्य जिंदगी में भी काम आएगा, क्योंकि सबको समझना चाहिए कि पर्यावरण को बचाना क्यों जरूरी है और पर्यावरण क्या है। तो चलिए अपन आप उठाते हैं कि पहले सबसे पहले आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहली कि पूरी दुनिया में 2 टाइप के जीव होते हैं, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। दुनिया में 2 टाइप के जीव होते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव, अब कोई आपसे पूछे कि सजीव कौन होता है, तो अपन सब बोलते हैं जिसमें जीवन होता है। नहीं, तकनीकी भाषा में देखेंगे तो सजीव वो होता है जिसमें 3 मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। 3 मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। आपसे कोई भी पूछे दुनिया में कि सजीव कौन है, तो सजीव वो है जिसमें 3 मूलभूत लक्षण पाए जाते हैं। पहला, जो उपापचय या चयापचय करता है, उपापचय या चयापचय। दूसरा, अनुक्रियाशीलता। और तीसरा क्या होता है, प्रजनन। ठीक है दोस्तों, उपापचय या चयापचय, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। अनुक्रियाशीलता, इसको इंग्लिश में रिस्पॉन्स टू स्टिमुली कहते हैं, और प्रजनन इसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूँ उपापचय क्या होता है। उपापचय को आप 2 तरीकों से, निर्माण या संश्लेषण। पहला पॉइंट, निर्माण देखिए, तो उपापचय में 2 चीजें होती हैं, एक होता है निर्माण या संश्लेषण, या दूसरी चीज विघटन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको इंग्लिश में एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म बोलते हैं। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। तो पहले अपन देखेंगे निर्माण या संश्लेषण और विघटन। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ ने आपको क्या करता है, पेड़ आपको खाना बना के देता है, पोषण प्रदान करता है। तो उसने खाना बनाया, पोषण बनाया और आपको प्रदान किया, तो बनाने को कहते हैं निर्माण, संश्लेषण। और आपने वो खाना लिया, खाया, और आपके अंदर वो क्या हुआ, खाना विघटन हुआ, खाना टूटा तो आपको ऊर्जा मिली, तो आपके अंदर खाने टूटने को विघटन कहते हैं। तो उपापचय के अंदर 2 चीजें आती हैं, निर्माण या संश्लेषण और दूसरी विघटन। जैसे आपको मालूम है कि पेड़ है, पेड़ आपको सनलाइट मिलती है, फोटोसिंथेसिस करता है, आप खाना बनाता है और खाना बना के आपको देता है, और आप खाना खा लेते हो और आपके अंदर खाना टूटता है। तो खाना बनना निर्माण और खाना टूटना विघटन कहलाता है। अब आ जाइए अनुक्रियाशीलता। अनुक्रियाशीलता मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपन जो जीव है, अपने को गर्मी लगती तो पसीना आता है, तो वातावरण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया कैसी है, वो आता है अनुक्रियाशीलता में। गर्मी में पसीना आना, गर्मी में
में पसीना, इसी तरीके से ठंड में कांपना, तो ये अनुक्रियाशीलता होती है। और प्रजनन क्या होता है? अपने ही जैसे जीवों को जन्म देना। प्रजनन क्या कहलाता है? अपने ही जैसे जीवों को जन्म देना। तो इस तरीके से ये पहला घटक कंप्लीट हुआ। सजीव, सजीव के 3 मूलभूत लक्षण होते हैं, अपापचय या चयापचय, अनुक्रियाशीलता और प्रजनन। इसको, इस पूरे टॉपिक को अपन कहाँ पे पढ़ेंगे? इसको अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी में। इसको कहाँ पढ़ा जाएगा? बायोलॉजी में। अब आइए देखिए, दुनिया में 2 टाइप के घटक, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव। अब निर्जीव 2 टाइप के होते हैं, मृत और अजीव। निर्जीव कितने टाइप के होते हैं? मृत और अजीव। तो सजीव जिनमें जीवन पाया जाता है, जिसके 3 मूलभूत लक्षण हैं। अब इन्हीं सजीव में से मान लीजिए अपन है, दूसरे जीव है कुत्ता बिल्ली, जब वो मर जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मृत जीव। क्या कहलाते हैं? मृत। मृत। अच्छा, जो मर जाते हैं, जैसे आपको हिस्ट्री में पढ़ा है, या जैसे पता है कि जो मर जाते हैं उनके जीवाश्म मिलते हैं, कार्बन डेटिंग से पता लगाते हैं अपन कब का है, तो जीवाश्म। तो मृत के क्या होते हैं? जीवाश्म। और इन्हीं जीवाश्मों के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। इसी जीवाश्म के अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। ये आपका प्री का फैक्ट है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए बी सी डी, उनमें ऑप्शन दे देगा, तो उसमें पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पर्यावरण में सजीव होते हैं और निर्जीव होते हैं। सजीव के 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। इन्हीं सजीव में जो मर जाते हैं वो निर्जीव में पहली कैटेगरी बनते हैं, मृत, उनके मिलते जीवांश, इसको कहा जाता है पैलेंटोलॉजी। अब इसी निर्जीव में दूसरे होते हैं अजीव, जिसमें जीवन में कभी जीवन नहीं था जिंदगी में, मतलब पूरे संसार में कभी उनमें जीवन रहता ही नहीं है। जैसे इनमें जीवन है, इनमें जो मर गए वो कहलाए मृत, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इनमें जीवन नहीं है, तो वो अजीव में आते हैं, तो ये हो जाता है अजीव। और अजीव में देखिए क्या क्या आता है? एयर वायु, जल वाटर, मृदा सॉइल, तापमान टेम्परेचर और प्रकाश लाइट, तो ये सब अजीब फैक्टर है। तो अब देखिए, दुनिया में किसी भी चीज को जिंदा रहने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है, इस अजीबों की जरूरत है। देखिए कैसे, अब पहले अपन ने क्या देख लिया? 2 होते हैं सजीव निर्जीव। निर्जीव में एक होता है मृत और एक होता है अजीव। मृत के जीवाश्म मिलते हैं पैलेंटोलॉजी, और निर्जीव में अजीब होते हैं वायु, जल, मृदा, तापमान, प्रकाश। इस पूरे टॉपिक को पढ़ा जाता है भौतिक भूगोल में। भूगोल में पढ़ा जाता है, ये भूगोल का है, ये पूरा बायोलॉजी का है। अब देखिए अपना टॉपिक पर्यावरण या पारिस्थितिक तंत्र कैसे पढ़ा जाएगा। अब जैसे सजीव और अजीव, सजीव और अजीव की अंतःक्रिया से बनता है पारिस्थितिकी तंत्र, और इसी पारिस्थितिकी तंत्र की स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। तो इस तरीके से अपन अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको बेसिक बताया कि 2 टाइप के संसार में जीव होते हैं, सजीव और निर्जीव। निर्जीव में होते हैं अजीव और मृत। मृत की स्टडी पैलेंटोलॉजी, निर्जीव में ये वायु, जल, मृदा, तापमान, प्रकाश, इनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। वायु आपको ऑक्सीजन देती है, जल आपको पानी पीने के लिए देता है। कोई भी जीव ऑक्सीजन के बिना, पानी के बिना, प्रकाश के बिना, सौर ऊर्जा, प्रकाश, उसके बिना फोटोसिंथेसिस आपको खाना मिलता है, तो इनके बिना जीवित नहीं रह सकता। इन सबको अब अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी अपन इधर पे जो यूनिट 9 है पर्यावरण, उसमें अपन पढ़ेंगे सजीव और अजीव की अंतःक्रिया, जो कि पारिस्थितिक तंत्र है, और उसकी स्टडी इकोलॉजी है। ये अपन बायोलॉजी में पढ़ेंगे, वो अपन भूगोल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। चलिए, तो अब अपन देखते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण, जैसे मान लीजिए कि आप, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी, इस अर्थ पे अपन रहते हैं। मान लीजिए आप हैं, ठीक है। अब आपके चारों तरफ क्या होता है? आप कभी देखिए, आपके बाहर निकल के पेड़ होंगे, है ना, अन्य जीव होंगे, अन्य जीव होंगे, पेड़ होगा। आपके चारों तरफ से घिरा कौन है? वायुमंडल। तो ये क्या हो गया? वायुमंडल। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन, जो आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है। ऐसे ही आपको मालूम है इस पृथ्वी पे समुद्र है, समुद्र, वो जो जलमंडल है, और भी जलमंडल है, झीलें हैं, ये सब क्या है? जलमंडल है, जलमंडल। और आपको मालूम है कि जिस पृथ्वी पे आप रहते हैं, जिस चीज पे आप खड़े हैं, वो स्थल मंडल है, स्थल मंडल, स्थल मंडल। ये आप हैं, आप एक जीव हैं, पेड़ एक जीव है। तो इस तरीके से अब जैसे मान लीजिए आप एक गार्डन में बैठे, या आप मान लीजिए किसान है, खेती करता है, तो आप पहुंचे,
आपने देखा कि किसान जो है खेती कर रहा है, तो किसान खेती काय पे करता है? किसान किस पे खेती करता है? किसान खेती करता है मृदा पे। और मृदा पे क्या उगते हैं? पेड़ पौधे, फसलें। ठीक है, किसान खेती करता है मृदा में, मृदा में क्या उगते हैं? पेड़ पौधे फसलें। और आपको मालूम है यही आपको खाना देते हैं, इसके बिना आपका जीवन संभव नहीं है। यदि जो कृषि है, किसान कृषि ना करे, फोटोसिंथेसिस पेड़ ना करे, आपको खाना नहीं दे, तो अपना जीवित रहना असंभव है। तो अपन को क्या मिलता है इससे? खाना। और अपन कौन हो गए? जीव। जिनमें जीवन होता है वो जीव कहलाते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता वो अजीव कहलाते हैं। अभी अपन पर्यावरण के घटक पढ़ेंगे, वहाँ इनको विस्तार से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको देखिए पर्यावरण की डेफिनेशन कैसे सिखा रहा हूँ और कैसे समझा रहा हूँ पर्यावरण क्या होता है। देखिए, किसान मृदा में क्या करता है? खेती करता है, मृदा में पेड़ पौधे उगते हैं, इनको उगने के लिए एक सनलाइट चाहिए, इसको सौर ऊर्जा। और इस तरीके से ये जो मृदा में पेड़ पौधे उगे वो आपको खाना देते हैं और इस पे ही आपका जीवन चल रहा है, फिर है ना। इसी तरीके से बकरी का जीवन भी इन्हीं में चल रहा है, बाकी जीवों का भी चल रहा है, उन जीव को आप खाते हैं इस तरीके से। और फिर जब सब मर जाते हैं, तो इन पे कुछ बैक्टीरिया फंगस लग के इनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिकम्पोज करते हैं। और जो पेड़ ने खाना बनाया था वो, और आपके अंदर जो CO2 N2 है, जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये पर्यावरण में वापस चला जाता है। और वापस चला जाता है कहाँ? वायुमंडल में। और आपको पता है वायुमंडल गैसों का मिश्रण है। तो ये अभी सब अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आप देखिए सरल शब्दों में कैसे डेफिनेशन बनाते हैं। आप देखिए, समस्त जीव, समस्त जीव जैसे आप एक जीव है, ऐसे ही सारे जीव, अपन सब जीव, तो समस्त जीव। और अपने चारों तरफ समस्त जीव के चारों तरफ उपस्थित। अब देखिए, मृदा में जीवन नहीं है, तो मृदा एक कैसा घटक है? अजैविक घटक है। जबकि जैसे पेड़ पौधे, इनमें जीवन है, तो ये जैविक घटक है। तो अब आप गार्डन में बैठे हैं, तो आपके बाजू में पेड़ है, आपके नीचे मृदा है, आपके ऊपर वायुमंडल है। तो समस्त जीव के चारों तरफ उपस्थित पेड़ जैविक और मृदा अजैविक। तो पेड़ और मृदा समस्त जीवों के चारों तरफ उपस्थित जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया, उपस्थित सभी जैविक और अजैविक घटक और उनके बीच की अंतःक्रिया को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। तो आप समझे कैसे? अब आपको मैं डेफिनेशन लिख के फिर से बताता हूँ। अब आपको कैसे याद रहे? आपने डेफिनेशन खुद बनाई, जीव, उसके चारों तरफ उपस्थित क्या है? किसान एक जीव है, तो समझ जीव के चारों तरफ उपस्थित जीव किसान। उसने क्या किया? अजैविक घटक मृदा में कृषि की, उसने आपको क्या दिया? खाना। तो समझ जीवों के चारों तरफ उपस्थित जैविक अजैविक घटकों और उनकी अंतःक्रिया, मृदा और पेड़ की अंतःक्रिया, सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। मैंने आपको सरल शब्दों में समझाया। और पर्यावरण जैसे आप कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो है हमारा, क्या बोलते हैं, हमारे आसपास का पर्यावरण अच्छा नहीं है, ऐसे भी अपन बोलते हैं ना, इस बिजनेस एनवायरनमेंट, इस बिजनेस का एनवायरनमेंट ऐसा है, इस कंपनी का एनवायरनमेंट ऐसा है। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण ऐसा है। तो पर्यावरण हम हमेशा यूज करते हैं। और पर्यावरण शब्द का मतलब है आसपास, आपके आसपास का घेरा। तो इस तरीके से अब देखिए, मैं आपको डेफिनेशन लिखता हूं और शब्द कहां से आया पर्यावरण ये बताने की कोशिश करता हूं। एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से एनवायरमेंट बना, और एनवायरमेंट ही पर्यावरण, और पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण, आपके चारों तरफ का घेरा। तो आइए मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। आई होप ये आपको समझ आया होगा। जैविक घटक जिनमें जीवन है, अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं है। मृदा एक अजैविक घटक है, उसमें जीवन नहीं है। लेकिन मृदा में किसान ने क्या की? कृषि। तो किसान क्या है? जीव। किसान जीव है, अपन जीव है। तो अपने चारों तरफ कौन हो गए? किसान। उसने की मृदा में खेती, तो मृदा अजैविक हो गया, किसान जैविक हो गया, अपन जैविक हो गए। और तो अब देखिए, समस्त जीव, मैं हूं जैसे आप हैं, समस्त जीवों के चारों तरफ उपस्थित जैविक पेड़ और अजैविक घटक मृदा, उनके बीच की अंतःक्रिया को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। तो चलिए मैं देख के आपको डेफिनेशन बताता हूं। और आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो एक पहली हेडिंग है पर्यावरण की परिभाषाएं। तो बहुत सारी परिभाषाएं पूछी जा सकती है। तो मैं आपको धीरे धीरे 5, 6, 8, 10 अच्छी परिभाषाएं लिखवा दूंगा, जो हो सकता है आपसे पूछी जाए। और ना पूछी जाए तो आप अपने मेंस में जब उत्तर लिखते हैं तो ऑथेंटिकेटेड परिभाषा लिखते तो ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। ऑथेंटिकेटेड कैसे? जैसे ये मैंने जनरल भाषा में बताई। बस आपको ये करना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, तो क्या हुआ? इससे कानूनी परिभाषा बन गई ऑथेंटिकेटेड। इससे आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। आप और हम बोलेंगे पर्यावरण की भाषा, पर्यावरण की परिभाषा, तो उतने नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई बड़ी संस्था, कोई विशेषज्ञ, कोई वैज्ञानिक बोलता है जब, तो समझ आता है कि ये ऑथेंटिकेटेड है, ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा वजन वाली, तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको। तो चलिए मैं आपको परिभाषा लिख के बताता हूँ।
चलिए दोस्तों, देखिए मैंने आपको समस्त जीवों, तो मैंने आपको बताया जीव जिनमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे आदि के चारों तरफ। अब मान लीजिए ये आप हैं, आपके चारों तरफ, तो आपके चारों तरफ क्या हो सकता है? पेड़। तो समस्त जीवों के चारों तरफ उपस्थित जैविक, तो जैविक घटक कौन? ये पेड़। आप खुद भी एक जैविक घटक है, तो आप हो गए समस्त जीव, उसके चारों तरफ उपस्थित जैविक, तो जैविक में आ गया पेड़। अजैविक घटक आपके आसपास क्या है? वायुमंडल। तो वायुमंडल एक कैसा है? अजैविक घटक है। स्थलमंडल एक अजैविक घटक है। ये वायुमंडल, स्थलमंडल, इसके बारे में अपन अभी आगे विस्तार से पढ़ेंगे, पर्यावरण के घटक में सब पढ़ेंगे। बस आप लेक्चर सुनते रहिए, समझते रहिए, रिवीजन कीजिए, आगे आपको सारी चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए जीव है, आप हैं, ऐसे ही सारे जीव हो गए, उनके चारों तरफ उपस्थित जैविक, जैविक मतलब पेड़, और अजैविक मृदा, जिसमें किसान ने खेती की, तो मृदा अजैविक है, किसान जैविक है। तो समस्त जीवों के चारों तरफ उपस्थित जैविक, अजैविक, अजैविक घटक और उनके बीच की अंतःक्रिया। मृदा में पेड़ ने अंतःक्रिया की, फिर खाना बना, तो अंतःक्रिया को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। तो इस तरीके से डेफिनेशन हो गई पर्यावरण की। तो आपको इसमें ये हाईलाइट किए शब्द समझ आने चाहिए। जैविक जिनमें जीवन है, अजैविक जिनमें जीवन नहीं है। मृदा, एक तरीके से मृदा जो हो गया वो अजैविक हो गया। किसान क्या हो गया? जैविक हो गया। आप देखिए, और आप हो गए एक जीव, तो आपके चारों तरफ किसान और मृदा, तो जीवों के अजैविक और अजैविक, इस तरीके से घटक। और किसान ने मृदा के साथ पेड़ को उगा के आपको खाना प्रदान किया, तो घटक और उनके बीच की अंतःक्रिया को सम्मिलित रूप से पर्यावरण कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गई पर्यावरण की डेफिनेशन। अब मैं आपको पर्यावरण की बहुत सारी परिभाषाएं ऑथेंटिकेटेड अगली क्लास में लिखवा दूंगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, पर्यावरण के घटक। और ये सब जो अपन पढ़ रहे हैं पर्यावरण की शब्दावली है। जैसे हर सब्जेक्ट की एक शब्दावली होती है, पॉलिटी में राज्यपाल, राष्ट्रपति, अनुसूची, अनुच्छेद, इस टाइप से ये तकनीकी भाषा होती है। ऐसी पर्यावरण की तकनीकी भाषा होती है। जीव, जैविक, अजैविक घटक, उनके पर्यावरण के घटक अब अपन पढ़ेंगे। पादप, जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, उस तरीके फिर ऊर्जा पढ़ेंगे। तो पर्यावरण के अब अपन घटक देखेंगे। तो ये सब अपना अभी बेसिक्स चल रहा है, शब्दावली। यदि ये समझ गए तो उसके बाद फिर पर्यावरण को अपन आसानी से आगे बढ़ा लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पर्यावरण के घटक। चलिए दोस्तों, तो मैं बता रहा था पर्यावरण के घटक। तो आपको घटक तीन भाग में बांट के देखने हैं। एक होता है जैविक घटक, एक होता है ऊर्जा घटक, और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक कौन होते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है। पहला जैविक घटक में पहला जिनमें जीवन पाया जाता है। जिनमें क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है, वे जैविक घटक होते हैं, जैसे मनुष्य और पेड़ पौधे। तो अब जैविक घटक को भी तीन भाग में बांटा है। पहला पादप, दूसरा जीव, और तीसरा सूक्ष्म जीव। पादप मतलब प्लांट्स, जीव मतलब ऑर्गेनिज्म, और सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर ऊर्जा। अब आपको मालूम है कि जैसे पेड़ को फोटोसिंथेसिस करनी, तो सौरिक ऊर्जा लगती, सूर्य की ऊर्जा। आज अपनी पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूरज चाचा। तो सौरिक ऊर्जा, तो सौरिक ऊर्जा हो गई। और एक और थोड़ा बहुत कम परसेंटेज में भूतापी ऊर्जा भी होती है, जो पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है। दुर्बल मंडल मालूम है, अभी अपन इस पर विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो दुर्बल मंडल में क्या होता है? रेडियो एक्टिव गतिविधि होती रहती है, नाभिकी वगैरह आदि। तो उससे क्या होता है कि आपका
तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, तो उसी में कहीं ना कहीं अपनी प्लेटें भी चल रही, तो उससे क्या होता है जब पानी गर्म हो जाता है और बाहर आता है और उसी गर्म पानी से अपन उसका उपयोग कर लें एज अ ऊर्जा, तो वो भूतापी ऊर्जा कहलाती है। फिर सौरिक ऊर्जा मैंने बता दिया, सूर्य ऊर्जा। और फिर अजैविक घटक, तो अजैविक 3 बड़े घटकों में बांटा जाता है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। अब इसी स्थलमंडल में आपका खनिज आता है, मृदा आता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी जलमंडल में आपके समुद्र हो जाएंगे, और आपके जो स्थल हैं उसके अंदर भी तो छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं, नदियाँ पाई जाती हैं, तो वो सब जलमंडल में आती हैं। और फिर वायुमंडल, आपको मालूम है पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है, यदि ये घेरा ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि आपको मालूम जल के बिना तो आप 7 दिन रह भी लोगे, खाने के बिना रह लोगे, लेकिन आपको मालूम है ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते, और ये ऑक्सीजन कहाँ मिलती है? आपकी वायुमंडल में मिलती है। तो अब अपन जैविक घटक जिनमें जीवन पाया जाता है, अजैविक जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, और ऊर्जा घटक क्या होते हैं? ऊर्जा, एनर्जी, जो आपके जीवन के कार्य करने के लिए, किसी भी गतिविधि को करने के लिए ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। तो अब अपन अगले लेक्चर में एक एक घटक को उठाएंगे। पहले पादप उठाएंगे, फिर जीव उठाएंगे। अब पादप बताएंगे कि स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जीव स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, और परपोषी मतलब दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है। फिर सूक्ष्मजीवी जो वियोजक होते हैं, जो सड़ा गलाकर पदार्थों को विघटित करते हैं। फिर अपन ऊर्जा में सौरिक ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा देखेंगे। सूर्य ऊर्जा को पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि सूर्य, सोलर इंसुलेशन क्या होता है, इस तरीके से इन सारे टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। भूतापी ऊर्जा पे बात करेंगे, अजैविक में, स्थल मंडल में, मृदा, खनिज, इन सब पे बात करेंगे, जल मंडल पे और वायुमंडल पे। तो अब अपन अगले लेक्चर पे एक एक घटकों को उठाएंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो होगा बेसिक टर्मिनोलॉजी पूरी कवर हो जाएगी। तो चलिए अब अपन वाइंड अप करते हैं क्लास को। तो मैंने आज आपको क्या क्या बताया? पहले मैंने आपको बताया कि अर्थ क्या होता है, विज्ञान और तकनीक का अर्थ क्या होता है। दूसरा, मैंने सिलेबस पे चर्चा की, प्री और मेंस एक ही चीज़ है। तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया पर्यावरण क्या होता है। चौथी चीज़ मैंने आपको क्या बताया, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। तो आपने क्या सीखा? पहली चीज़ तो सिलेबस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मल्टीपल रिवीजन जरूरी है, और बार बार क्लास को रिवाइज करिए, तो आपकी सक्सेस आराम से हो जाएगी दोस्तों। चलिए तो यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू। यदि पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।